हेलो। आज हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को बहुत बेसिक से देखने वाले हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को सीखने के लिए सबसे पहले हमें कार्बन, हाइड्रोजन के बारे में जानना होगा। ये कार्बन और हाइड्रोजन ही ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आता है, इसीलिए इसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोला जाता है। कार्बनिक रसायन कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बना हुआ है। कार्बन के बारे में हम जानते हैं, कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 होता है, ठीक है। और ये पी ब्लॉक का एलिमेंट है, ये पी ब्लॉक का एलिमेंट है, इसलिए इसका अंतिम कक्ष के इलेक्ट्रॉन कहाँ आना चाहिए? पी ब्लॉक में आना चाहिए। हम अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं तो 1s2 2s2 2p2 होता है, ठीक है। ये ऊपर जो लिखते हैं ये इलेक्ट्रॉनों की संख्या है और ये है ब्लॉक। तो 1s में 2 इलेक्ट्रॉन जाता है, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन जाता है, 2p2 में 2 इलेक्ट्रॉन जाता है। अब यहाँ पे होता ये है कि जब लास्ट वाले ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन जाता है, यहाँ होता है 1 और 2 और यहाँ होता है पी ब्लॉक में 2 इलेक्ट्रॉन। अब ये उत्तेजित अवस्था में क्या होता है, जब इसको हम एनर्जी देते हैं तो इसका इलेक्ट्रॉन यहाँ चले जाता है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एक्चुअली हो जाता है 1 2 3। तो होता ये है कि कार्बन में उसका संयोजकता कितना हो जाता है? 4। संयोजकता किसको बोलते हैं? संयोजकता। अंतिम कक्ष के इलेक्ट्रॉन को हम संयोजकता बोलते हैं। अंतिम कक्ष के इलेक्ट्रॉन को हम क्या बोलते हैं? संयोजकता। वैलेंस इलेक्ट्रॉन, जिसी को बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो इसी वैलेंस इलेक्ट्रॉन संयोजकता कार्बन की कितनी होती है? 4। इसीलिए कार्बन की जो संयोजकता 4 होती है, इसीलिए कार्बन कितना बॉन्ड बनाता है? 4 बॉन्ड बनाता है। और ये 4 बॉन्ड बनाने के वजह से इसमें ये गुण आ जाता है कि ये कार्बन जो है कार्बन के साथ और जुड़ के 4 बॉन्ड बनाता है, इसलिए कार्बन जो है और कार्बन के साथ जुड़ सकता है, ठीक है। और क्या होता है, कार्बन कार्बन के साथ जुड़ के एक लंबी श्रृंखला बनाता है। श्रृंखला बनाता है। और क्या होता है, ये चैन भी बनाता है ऐसे, ये इस तरह से, ठीक है। ये इसका गुण है किसका? कार्बन का। ऐसे बहुत सारा चैन बना सकता है, ठीक। ये 4 वैलेंसी होने के वजह से कार्बन एक दूसरे से भी जुड़ सकता है, ठीक है। कार्बन से ही जुड़ के क्या हो सकता है? डबल बॉन्ड से जुड़ सकता है। कार्बन ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ सकता है। पर कार्बन 4 बॉन्ड से नहीं जुड़ सकता, इसको हम ध्यान में रखेंगे। कार्बन से सिंगल बॉन्ड से जुड़ सकता है, कार्बन से डबल बॉन्ड से जुड़ सकता है, कार्बन से ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ सकता है, पर कार्बन से 4 बॉन्ड से नहीं जुड़ सकता, ठीक है। इतना ध्यान में रखेंगे। अब हम कार्बन के बारे में और जानते हैं कि कार्बन, अब तो कार्बन के बारे में जान लिए ना, ठीक है। कार्बन है क्या? देखो, हम किसी भी जैविक है, जीव जंतु है, पेड़ पौधे है, जैविक पदार्थ जितने भी है, सभी में कार्बन पाया जाता है। माना जाए तो ये कार्बन से मिलकर ही बना हुआ है, ठीक है। कार्बन और कार्बन के डेरिवेटिव, तो इसी को डेरिवेटिव बोलते हैं। कार्बन की एक श्रृंखला हो जाएगा। अब हम देखते हैं हाइड्रोजन के बारे में, ठीक है। तो कार्बन को मैं मिटा देता हूं। अब देखते हैं हम हाइड्रोजन के बारे में। तो हाइड्रोजन में होता क्या है? हाइड्रोजन तो में तो एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। ये किस में जाता है? 1s1, ये s ब्लॉक का है, ठीक है। एलिमेंट हाइड्रोजन किसका है? s ब्लॉक में रखा गया है। एक इलेक्ट्रॉन होता है, इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। किसी भी कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, ठीक है। किसी भी कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। तो होता ये है कि 2 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। तो बॉन्ड कैसे बनाता है? अष्टक पूरा करना है। अष्टक नियम जानते हैं ना हम, ठीक है। अष्टक नियम क्या बोलता है? अंतिम कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, या 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, या 18 होना चाहिए, या 32 होना चाहिए, तो वो क्या होगा? स्टेबल होगा परमाणु। तो अंतिम कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन होने के लिए होता क्या है? कार्बन साझे से बॉन्ड बनाता है हाइड्रोजन के साथ। कार्बन में अंतिम कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 2 3 4, ठीक है। हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 1।
तो 4 हाइड्रोजन जो है अपना एक एक इलेक्ट्रॉन साझा करके क्या बनाता है, देखो हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है, कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अंतिम कक्ष का इलेक्ट्रॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही साझा करेगा, ठीक है। जब अंतिम कक्ष का इलेक्ट्रॉन साझा करके बॉन्ड बनाता है तो अब देखो कार्बन के पास भी अष्टक नियम पूरा हो जाता है, हाइड्रोजन के पास भी। कैसे? कार्बन के पास अब कितने इलेक्ट्रॉन हो गया, 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 इलेक्ट्रॉन हो गया। तो अब कार्बन के पास भी 8 इलेक्ट्रॉन हो गया, तो कार्बन का भी अष्टक पूरा, और हाइड्रोजन के पास भी 2 इलेक्ट्रॉन हो गया, तो हाइड्रोजन का भी अष्टक पूरा हो जाता है। इसलिए सी कार्बन के साथ हाइड्रोजन का साझे से बंध बनाना स्टेबल होता है, ठीक है। इसी को बोलते हैं हम, इसी बंध को बोलते हैं हम सहसंयोजक बंध, सहसंयोजक बंध, सहसंयोजक बंध या तो फिर कोवेलेंट बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। सहसंयोजक बंध या कोवेलेंट बॉन्ड बोलते हैं। अब कार्बन और हाइड्रोजन जुड़ा, ठीक है, इससे बना क्या, कार्बन और हाइड्रोजन जुड़ के क्या बना, CH4, जिसका नाम है मीथेन, ठीक है, जिसका नाम है मीथेन। अब हम कार्बन और हाइड्रोजन को जोड़ के, कार्बन और हाइड्रोजन को क्या करके जोड़ के हम बहुत सारे कंपाउंड बना सकते हैं, ठीक है। कार्बन और हाइड्रोजन को क्या करके जोड़ के हम बहुत सारे कंपाउंड बना सकते हैं। जैसे कार्बन है, हाइड्रोजन है, जोड़ दिए तो हमारा क्या बना, एक कार्बन में 4 हाइड्रोजन जोड़े तो बना मीथेन। अब 2 कार्बन में हम हाइड्रोजन जोड़ दिए, ठीक है, कितना हाइड्रोजन जोड़ेंगे, ये किस पर डिपेंड करेगा कि उसका बॉन्ड कितना बनेगा, ठीक है। बॉन्ड एक कार्बन में 4 बॉन्ड बनाना है, 4 बॉन्ड में एक बॉन्ड कार्बन कार्बन के साथ बना है, अब जितना बॉन्ड बचेगा उसमें हम क्या लगा देंगे, हाइड्रोजन लगा देंगे, ठीक है, ये बन गया। अब हम ऐसे ऐसे और बहुत सारे कंपाउंड बना सकते हैं, ठीक है। अब क्या ये रिंग बना सकता है कार्बन, ठीक है, कार्बन क्या करेगा, इस तरह से तो डिफरेंट कंपाउंड बना दिया। अब कार्बन इस तरह से भी एक दूसरे से जुड़ सकता है, ठीक है, ये क्या करेगा, ये रिंग भी बना देगा, ठीक, ये कार्बन क्या करेगा, रिंग भी बना देगा, ऐसे ऐसे जुड़ सकता है, ठीक है। बाकी में हाइड्रोजन हम लगा देंगे, 2 हाइड्रोजन ऐसे। अब हम देखेंगे कि इसका हम नाम कैसे रखें। अब क्या हमको इन सब का नाम याद रखना पॉसिबल है? ऐसे ऐसे लाखों करोड़ों कंपाउंड बन जाएंगे तो सबका नाम हम कितना याद रखते जाएंगे, ठीक है। तो इसके लिए क्या किया गया है कि सबका नाम अलग अलग नाम रखने के लिए इसके लिए एक नियम बना दिया गया है, IUPAC। IUPAC ने क्या बना दिया है, एक नियम बना दिया है। IUPAC के अनुसार हम इसका नामकरण करते हैं और जानते हैं कि इसका नाम क्या होता है। अब नाम तो ठीक है, और इसको विभिन्न वर्गों में भी क्लासिफाई किया गया है, विभिन्न वर्गों में भी क्या बांटा गया है। हम देखते हैं कि इसको कितने वर्गों में बांटा गया है। हम इसका क्लासिफिकेशन देखने से पहले और एक बात देख लेते हैं कि हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा, कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा भी हम कंपाउंड यूज करते हैं, वो है ऑक्सीजन का यूज कर लेते हैं, नाइट्रोजन का यूज कर लेते हैं, हाइड्रोजन का यूज कर लेते हैं, फास्फोरस का यूज कर लेते हैं, और सल्फर अल्फर एक दो और कंपाउंड का हम यूज कर लेते हैं। हाइड्रोजन में कौन कौन सा आता है, फ्लोरीन हो जाता है, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, इसको हम हाइड्रोजन कंपाउंड बोलते हैं। इस तरह से हम ये भी यूज करते हैं, इसको हम बोलते हैं हेटेरो एटम, ठीक है, इसको हम बोलते हैं हेटेरो एटम, ठीक है, हेटेरो एटम बोलते हैं इन सबको, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और ये हाइड्रोजन ग्रुप, फास्फोरस, इस तरह से हम भी जोड़ते हैं, कभी कभी यूज होता है इसका, ठीक है। तो इसको कार्बन का डेरिवेटिव बोलते हैं, ठीक। अब इसका हम क्लासिफिकेशन करते हैं, इसको कितने वर्गों में हम बांट सकते हैं, हम देखते हैं, ठीक है। अब हम ऑर्गेनिक कंपाउंड को है हम 2 वर्गों में पहले बांटते हैं। कौन कौन से 2 वर्ग, एक तो हम सिंपल चैन वाला, ठीक है, इसको चैन बोल सकते हैं,
ठीक है, क्या बोल सकते हैं, चैन बोल सकते हैं। चैन मतलब हम अच्छे से लिख लेते हैं, चलो ओपन चैन, ठीक है, ओपन चैन, चैन के रूप में लिख लेंगे ओपन चैन। दूसरा हम कर सकते हैं, मान लो हमारा कंपाउंड ऐसा है तो रिंग, ठीक है, तो इसको क्या कर सकते हैं, क्लोज्ड चैन। ये क्लोज हो जाता है चैन तो इसको बोलेंगे क्लोज्ड चैन, ठीक है। दो भागों में हम इसको बांट दिए, कौन कौन सा, एक ओपन चैन और एक क्लोज्ड चैन। अब ओपन चैन में तो हमारा ये भी आ सकता है कार्बन कार्बन कार्बन, ठीक है, CH3 CH2 CH3, इस तरह से आ सकता है। CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये CH3 ये भी आ सकता है। CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH ट्रिपल बॉन्ड CH ये भी आ सकता है। तो क्या हम इसको अलग अलग करने की जरूरत है? अब ओपन चेन में हम कैसे जानेंगे कि सी सिंगल बॉन्ड वाला कौन सा है, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड वाला कौन सा है? तो इसके लिए हम ओपन चेन को भी दो भागों में बांट देते हैं, ठीक है, ताकि हमारा क्लियर हो जाए कि सिंगल बॉन्ड वाला कौन सा है, डबल और ट्रिपल बॉन्ड वाला कौन सा है, ठीक है। इसके लिए हम क्या करेंगे कि संतृप्त सैचुरेटेड, जिसको आप इंग्लिश में सैचुरेटेड बोलेंगे, और असंतृप्त अनसैचुरेटेड, ठीक है, जिसको हम संतृप्त सैचुरेटेड और असंतृप्त अनसैचुरेटेड में बांट देते हैं। अब हम देखते हैं कि जो सिंगल बॉन्ड वाला है उसको हम किस में रखेंगे, संतृप्त में, सैचुरेटेड में, और जो डबल और ट्रिपल बॉन्ड वाला कंपाउंड है उसको हम रखते हैं अनसैचुरेटेड और असंतृप्त, ठीक है। इतना समझ आया? पहले ऑर्गेनिक कंपाउंड लिए, ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम दो भागों में बांट दिए, एक सिंगल चेन और एक क्लोज्ड चेन, ठीक है। सिंगल चेन में अब हमें डाउट हुआ कि हम सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को कैसे करेंगे, ठीक है, तो उसको भी हम क्या कर दिए, दो भागों में बांट दिए, एक संतृप्त और एक असंतृप्त। संतृप्त में कौन सा आता है, जो सिंगल बॉन्ड होता है, असंतृप्त में कौन सा आता है, जो डबल बॉन्ड होता है, ठीक है। अब तो ये ठीक है। अब हम क्लोज्ड चेन को देखते हैं। अब ये क्लोज्ड चेन बहुत सारे प्रकार से होता है, जैसे हमारे पास है ये क्लोज्ड चेन है, ठीक है, और मान लो ये त्रिभुज में ऑक्सीजन लगा है, ठीक है, त्रिभुज नहीं बोलेंगे, ये एक्चुअली साइक्लोप्रोपेन है, 3 कार्बन है। 3 कार्बन वाला क्लोज्ड चेन में ये कुछ नहीं लगा है। 3 कार्बन वाला क्लोज्ड चेन में क्या लगा है, ऑक्सीजन लगा है। वैसे ही 5 कार्बन वाले में है, यहाँ पे नाइट्रोजन लगा है और ये ऐसा है, ठीक है, ये बेंजीन है, ठीक है, तो सभी क्लोज्ड चेन ना। अब इसको भी अलग अलग करना पड़ेगा क्योंकि ये भी अलग है, ये भी अलग है, ये भी अलग है, ये भी अलग है, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या किए, इसको भी दो भाग में बांट दिए, कौन कौन सा, होमोसाइक्लिक और हेटेरोसाइक्लिक, ठीक है, होमोसाइक्लिक और हेटेरोसाइक्लिक। इसको मैं रफ कर देता हूं ताकि मुझे लिखते बने। इसको कौन कौन से, इसको दो भागों में बांट दिया, कौन कौन सा, होमोसाइक्लिक और हेटेरोसाइक्लिक, ठीक है। होमो मतलब होता है समान, होमो मतलब समान, जिसमें समान साइकिल हो, मतलब जैसे कार्बन और हाइड्रोजन, ओनली सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन का जिसमें रिंग बना हो वो होता है होमोसाइक्लिक। जैसे ये हो गया साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोहेक्सेन, ठीक है, इस तरह से हो जाएगा, ये क्या कहलाएगा, होमोसाइक्लिक। और जैसे ये हो जाएगा, ठीक है, दो साइक्लिक ग्रुप जुड़ा होगा, इसको क्या बोलते हैं, डेकालीन, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, डेकालीन, ठीक है, इसको बोलेंगे हम डेकालीन। इस तरह से मान लो हमारे पास ये है, ठीक है, दो बेंजीन ग्रुप जुड़ा हो, इसको हम क्या बोलेंगे, नैप्थलीन, ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, नैप्थलीन, 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 ठीक है, ऐसे नैप्थलीन बोलेंगे, ठीक है। अब होमोसाइक्लिक हो गया। अब हेटेरोसाइक्लिक,
तो सिंपल है, हम हेटेरो एटम कौन कौन सा देखे थे, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, जिसको हम X लिख लेते हैं, और क्या हो जाता है, फास्फोरस। इस तरह से कंपाउंड को हम हेटेरो कंपाउंड एटम बोले थे। तो हेटेरोसाइक्लिक क्या हो जाएगा, जो साइकिल में इस तरह से ग्रुप लगा होगा, जैसे हम देखे थे जे, ठीक, और यहाँ पे नाइट्रोजन, ऐसे इस तरह से कंपाउंड, ठीक है ये, तो इसको हम बोलते हैं पिरिडीन, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, नाइट्रोजन, बेंजीन रिंग में एक नाइट्रोजन लगा होगा, लास्ट में बेंजीन रिंग टाइप का रिंग होगा, नाइट्रोजन लगा होगा, उसको बोलते हैं क्या, हम पिरिडीन, ठीक है। तो इस तरह से कंपाउंड है, उसको हम बोलेंगे हेटेरोसाइक्लिक, जिसमें हेटेरो एटम लगा हो उसको बोलेंगे हेटेरोसाइक्लिक, हेटेरो एटम लगा हो और साइकिल बना हो इसको हम बोलेंगे हेटेरोसाइक्लिक, होमोसाइक्लिक, साइक्लिक बना हो और जिसमें कोई भी हेटेरो एटम नहीं लगा हो उसको बोलेंगे होमोसाइक्लिक। अब यहाँ एक और प्रॉब्लम हुआ कि इसमें हम देखें कि एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक दोनों को हम साथ में रखे हैं। जैसे यहाँ पे ये क्या है, एरोमेटिक है, और ये क्या है, एंटी एरोमेटिक है, दोनों को हम साथ में रखे हैं, एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक। तो इसको हम फिर डिवाइड किए, डिवाइड करने के लिए मुझे थोड़ा सा साफ करना पड़ेगा, इसको फिर दो भाग में डिवाइड किए, कौन कौन सा, एरोमेटिक और एलिसाइक्लिक, ठीक है। इसको दो भाग में डिवाइड किए, एरोमेटिक और एलिसाइक्लिक। तो हम दोनों को ही डिवाइड कर देते हैं, ठीक है, दोनों, इसको भी एरोमेटिक एलिसाइक्लिक, इसको भी एरोमेटिक और एलिसाइक्लिक। तो एरोमेटिक और एलिसाइक्लिक, ठीक है, दोनों को डिवाइड किए, इसको भी, इसका भी कंपाउंड को एरोमेटिक और एलिसाइक्लिक में डिवाइड किए, इसके भी जो भी कंपाउंड था उसको भी एरोमेटिक और एलिसाइक्लिक में डिवाइड किए। एरोमेटिक होता यह है जो हकल नियम का पालन करता है, हकल्स रूल को जो फॉलो करता है वो एरोमेटिक कहलाता है, और जो हकल्स रूल को फॉलो नहीं करता वो कहलाता है एलिसाइक्लिक कंपाउंड। मतलब जो एरोमेटिक नहीं है उसको हम एलिसाइक्लिक में लिख देंगे। अब होमोसाइक्लिक वाला, होमोसाइक्लिक के अंदर एरोमेटिक कौन सा हो जाएगा, जो सिंपल कार्बन का जो है, सिंपल कार्बन और हाइड्रोजन जिसमें कंपाउंड होगा और वो होमोसाइक्लिक कहलाएगा, और इसमें के अंदर जो एरोमेटिक होगा, जो होमोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड कहलाएगा। हेटेरोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड जो कहलाएगा, जिसमें अदर ग्रुप जुड़ा होगा, ठीक है, होमोसाइक्लिक नहीं होगा और वो एरोमेटिक होगा, वो किसके अंदर आएगा, हेटेरोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड के अंदर आएगा। जैसे ये बेंजीन है वो होमोसाइक्लिक एरोमेटिक है, और ये जो पिरिडीन है वो हेटेरोसाइक्लिक एरोमेटिक है, ठीक है। वैसे ही एसाइक्लिक में कौन सा आ जाएगा, जैसे हमारा कोई कंपाउंड है, मान लो ये है, और ये हमारा एरोमेटिक नहीं है, ठीक है, ये कंपाउंड एरोमेटिक नहीं है, तो ये क्या आ जाएगा, एलिसाइक्लिक के अंदर, होमोसाइक्लिक एलिसाइक्लिक के अंदर आ जाएगा, ठीक है, इस तरह से। और ये इस तरह से कंपाउंड क्या हो जाएगा, एलिसाइक्लिक के अंतर्गत आ जाएगा। अब हेटेरोसाइक्लिक एलिसाइक्लिक में क्या आ जाएगा, कुछ नहीं, बस यहाँ पे कोई कंपाउंड लगा दो, जैसे जहां पे मत लगाओ, जैसे एक आध एग्जांपल, होमोसाइक्लिक, ठीक है, तो क्यूनोलिन ले लो, हेटेरोसाइक्लिक एलिसाइक्लिक ना, तो ऐसे बना दो, ठीक है, ऐसे। तो इस तरह से कंपाउंड क्या हो जाएगा, हेटेरोसाइक्लिक एलिसाइक्लिक कंपाउंड हो जाएगा, ठीक है, ऐसे हेटेरोसाइक्लिक एलिसाइक्लिक कंपाउंड हो जाएगा ये, ठीक है, इसको हटा दो ऐसे। तो इस तरह से हम इसका क्लासिफिकेशन कर सकते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड का, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि ये ऑर्गेनिक जो कंपाउंड है उसमें क्रियात्मक समूह से कैसे क्लासिफाई किया जा सकता है। क्रियात्मक समूह बहुत सारे होते हैं ना, अल्कोहल हो गया, फिनॉल, ईथर, एल्डिहाइड, इस तरह से हम क्रियात्मक समूह से उसको कैसे क्लासिफाई किया जा सकता है, उसके बाद हम देखेंगे। और उसके साथ साथ देखेंगे आइसोप्रोपाइल,
आइसो में चेंज करते हैं, एन प्रोपाइल एन देखते हैं एन टर्म में। तो इस तरह से हम उसका देखेंगे कि उसको कैसे क्लासिफाई किया जा सकता है, और देखेंगे अल्फा बीटा गामा डेल्टा में कैसे कन्वर्ट करते हैं, कैसे उसका नाम रखते हैं कि अल्फा कब बोलेंगे, बीटा कार्बन कब बोलेंगे, और प्राइमरी कार्बन कब बोलेंगे, सेकेंडरी, टर्सरी। तो इस तरह से हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।